नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आप लोग को वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और किसी कारण की वजह से आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे और जो कल की खबरें हैं उसे भी इसी वीडियो में हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2012 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती। दूसरा है एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की खेती। तीसरा है पशुपालन और फसलों की एक साथ खेती। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो कल की कुछ खास खबरें, तो उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून। अधिसूचना जारी। शीतकालीन सत्र में संसद में पारित हुए थे ये बिल। अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। साय ने किया दावा कि ये लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी। और हिट एंड रन से संबंधित जो धारा के कानून थे वो तुरंत नहीं लागू होगी। और आपको पता ही होगा कि अभी कुछ माह पहले इसमें अब एक दंगा भी हुआ था, जितने भी वाहन वाले थे उन्होंने मतलब अपने सारे गाड़ी चलाने से मना कर दिया था। उसमें कुछ सुधार किया जाएगा, उसके बाद ये भी कानून चलने लगेगा। अब आइए देखते हैं इस कानून जो बनेगा उसमें क्या खास बातें हैं। सबसे पहले ये कानून है कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि इसकी जगह ली गई भारतीय न्याय संहिता। जो आईपीसी थी इंडियन पिनल कोड में, उसकी जो जगह लिया है उसके स्थान पर जो आई है नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें से 358 धाराएं अब है। पहले 511 थी, अब 358 है। जिससे भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि इस एक्ट में जो नई लाई गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 531 धाराएं हैं। साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हो चुकी हैं। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, यह उसका अधिकार है, लेकिन अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई होगी और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। तो इसे भी आप लोग देखिए, इसमें जो नए औपनिवेशिक काल से चल रहे थे, ब्रिटिश काल से चल रहे थे जो नए कानून थे, उन्हें बदल कर उनके स्थान पर भारतीय कानून अभी लागू किए गए हैं और ये शीतकालीन सत्र पे संसद पे पारित हुए हैं। आप लोग को पता ही होगा 3 सत्र चलते हैं हमारे यहाँ भारत में, हमारे संदर्भ में। एक है मानसून सत्र, दूसरा है बजट सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। और अभी हाल ही में 31 जनवरी से और 9 जनवरी तक बजट सत्र भी चला था। और इस बार जो बजट सत्र पेश किया गया था वो अंतिम बजट था, क्योंकि अंतिम बजट तब पेश होता है जब चुनाव होने वाला था। मतलब किसी भी चुनाव के पहले कुछ महीनों के लिए अंतिम बजट पेश किया जाता है। इसमें जो पहले सरकार के द्वारा किए गए उपलब्धियां हैं, काम किए गए हैं, उसी के बारे में बताया जाता है कि कौन सी सरकार जब थी सत्ता पे तो कितने कितने काम किए गए, क्या क्या उसने उपलब्धि हासिल की है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। वोटरों को चुनावी वादों की व्यवहार्यता जानने का हक। चुनाव आयोग ने माना राजनीतिक दल घोषणा पत्र में कर सकते हैं लोक लुभावन घोषणाएं। मतदाता यह सवाल कर सकते हैं कि इन वादों के लिए कहां से आएगा पैसा। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारा लक्ष्य है। अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं, जिसे उसने अभी हाल ही में यह माना है कि जो
पार्टी में, राजनीतिक दल से पार्टी में खड़े होंगे प्रत्याशी, उन्हें लोक लुभावन का पूरा अधिकार है। लोक लुभावन का मतलब होता है कि वो लोगों से वादा कर सकते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो ये हम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। उसी के लिए यह उन्होंने कहा है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। और आपको बता दें 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से शुरू हुई, और इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो युवा अभी आएंगे मतदान करने वाले युवा मतदाता, उनको और ज़्यादा जागरूक करने के लिए, ताकि वो लोग अपने जो आने वाली सरकार है, अपने प्रतिनिधि को एक अच्छे निष्पक्ष तरीके से चुन सकें। उसमें किसी तरह के जात पात भेदभाव धर्म किसी तरह से दबाव में आकर वो न चुने, एक जागरूकता की तरह से जागरूक हो तब जाके अपने प्रत्याशी को चुने। इसीलिए यह कुछ बातें कही गई हैं, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती रद्द, 6 माह में दोबारा होगी परीक्षा। पेपर लीक की पुष्टि के बाद सरकार ने उठाया है कदम, एसटीएफ को सौंपी जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा परीक्षाओं की शुचिता से समझौता नहीं होगा। सिपाही के 60,244 पदों के लिए 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। आपको बता दें अभी हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था वो लीक हुआ है। बच्चे पेपर देख के आने के बाद भी पता चला कि 2 घंटे बाद पेपर लीक हो गया। इसके लिए कुछ नए कानून भी बनाए गए थे। जो भी पेपर लीक होने से जो कानून होता है उसके लिए कुछ रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है कि ताकि जो पेपर में धांधली होती है उसे रोका जाए और उस निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। और ऐसे होता है क्योंकि आप तो पेपर द्वारा कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका जो संसाधन होता है, उनका जो समय खर्च होता है, उसे आप लोग कैसे भरपाई करेंगे। इससे भी कुछ टिप्पणी भी की गई थी। लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें 17 और 18 की जो पेपर हुए थे सेकेंड शिफ्ट का, दोनों पेपर लीक हो चुका था। उसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले कानून एक बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह कानून पेश किया था और इसके कानून का नाम था द पब्लिक एग्जामिनेशन। इसकी के नाम पे यह कानून अभी पेश किया गया है, जिसमें कहा गया कि जो यह करेगा, धंधली करेगा पेपर पे, उस पर यह मतलब उसको जेल भी होगी और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगेगा। किसानों के अन्न एक दाना बचाएगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का किया उद्घाटन। 11 राज्य में 11 पैक्सों का मतलब होता है, आपको बता दें कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति की बात हो रही है। पैक्सों के 11 गोदामों का लोकार्पण, 500 गोदामों की आधारशिला, 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाएंगे 700 लाख टन अनाज भंडारण क्षमता के गोदाम। क्वाड जरूरी ताकि कोई हमारी पसंद की वीटो न कर सके। जयशंकर ने चीन की भारत विरोधी कूटनीति पर लगाए तीसरे दिन भी साधा निशाना और कहा कि क्वाड को किया जाएगा मजबूत और होगा इसका विस्तार। क्वाड की बात करें, 4 देशों का एक समूह है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। क्वाड 2017 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इससे पहले इसकी शुरुआत 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के समय हो गई थी। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। तीनों सेनाएं साथ मिलकर कर रही हैं चुनौतियों का मुकाबला। राजनाथ सिंह, रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर भारत सरकार का ध्यान है। कर्नाटक में मंदिर पर टैक्स लगाने पर बिल विधान परिषद में खारिज। कांग्रेस सरकार को लगा झटका, विधानसभा से पारित किया गया था यह बिल। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की आय पर 5% टैक्स में किया गया था प्रावधान। अब यहाँ आप लोग को जो आज की दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, यहाँ से आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी। और जो मैंने अभी इससे पहले था वो कल की जो महत्वपूर्ण खबरें थी, किसी कारण की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को अगर जो इंपॉर्टेंट खबरें उसे हम आज इसी में कवर कर लेते हैं साथ में। कांग्रेस के राज में होते थे हर तरह के घोटाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा पिछले 10 वर्षों में हमने ये सब बंद कराया। प्रधानमंत्री बोले विपक्षी पार्टी की सारी ऊर्जा केवल एक परिवार की प्रगति सुनिश्चित करने में खर्च की गई। कांग्रेस राज्य में बुनियादी ढांचे के लिए जो थोड़ा बजट रखा जाता था उसे घोटालों में लूट लिया जाता था। हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। प्रधानमंत्री ने समुद्र के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। समुद्र के अंदर अरब सागर में स्कूबा डाइविंग का आनंद लिया और समुद्र के पानी में द्वारिका नगरी की प्रार्थना की। आप देख रहे हैं कि जो
पिछली सरकार थी, पिछले जो सत्ता में सरकार थी और जो भी हाल ही सत्ता में सरकार है, उसी पे जो कुछ तुलना की गई है कि हमारी सरकार थी कि हमने ये किया था और जो पिछली सरकार थी उसने क्या क्या किया था, उसी पे कुछ लेके तुलनाएं की जा रही हैं। अब 3 महीने नहीं होगी मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वोटरों से बड़ी संख्या में मताधिकार करने का इस्तेमाल करने का किया अनुरोध। कहा कि जब हम 30 माह बाद अगली बार मिलेंगे तो वह मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अभी आप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएगी, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म, वहां मोदी की गारंटी शुरू। मोदी ने राजकोट, रायबरेली और बंडीरा समेत 5 एम्स का किया उद्घाटन। कहा कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में केवल राजनीति की, जबकि हम काम कर रहे हैं। भारत और जापान ने राजस्थान में शुरू किया संयुक्त युद्धाभ्यास। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गर्जियन राजस्थान में प्रारंभ हो चुका है। इस बार का यह 5वां अभ्यास है और यह राजस्थान के महाजनफील्ड बीकानेर में आयोजित हो रहा है। हमारी ओर से यानी भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स इसमें भाग ले रही हैं। दोनों देशों के 40 सैनिक इसमें शामिल किए गए हैं। और इससे पहले जापान और भारत में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मोदी आज 553 अमृत भारत रेल स्टेशन की रखेंगे नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। इस पर करीब 19,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 15,000 सड़कों पर ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज की नींव रखेंगे। इन पर करीब 21,500 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। यह समारोह 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थलों पर ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और साथ ही पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्र और मध्य प्रदेश व शहरी क्षेत्र में दिल्ली का सबसे कम बेरोजगारी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से इस माह राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के सामने आई है जानकारी। ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश और शहरी क्षेत्र में दिल्ली सबसे आगे है बेरोजगारी के क्षेत्र में। अब यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे थे कि राजनीति से जुड़ी हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं उनकी कैपिटल्स और उनकी करेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसी सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज की सीरीज में कौन से कंट्री और उसकी कैपिटल क्या है और उनकी करेंसी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडोरा, जिसकी राजधानी है अंडोरा ला वेल्स, इसकी जो मुद्रा है ये यूरो है। दूसरा है अल्बानिया, उसकी जो राजधानी है तिराना है और इसकी जो मुद्रा है वो लेक है। तीसरा है आइसलैंड, इसकी जो राजधानी है रेकजाविक है, मुद्रा क्रोना है। इटली, इसकी राजधानी रोम है और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। एस्टोनिया, लाटविया, लातिन, इसकी राजधानी है और यूरो इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है और इसकी मुद्रा यूरो है। आप लोग ये बताइए कि वियना में किस जो संगठन है उनका किस संगठन का मुख्यालय वियना में स्थापित है। और ये आपके परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वियना में मुख्यालय है उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा और उसके जो कैपिटल है उसके बारे में जरूर आप लोग को जानना चाहिए। क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है, इसकी जो मुद्रा है कोना है। क्रोसोवो, इसकी जो राजधानी है प्रिस्टीना है, इसकी जो मुद्रा है यूरो है। और आपको पता है चेकगेडाक, इसकी राजधानी प्राग है और इसकी जो मुद्रा है ये चेक क्रोना है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो बताए गए कंट्री हैं उनकी कैपिटल्स है और उनकी जो करेंसी है वो आप लोग को अच्छे से याद हो रही होगी और इसे आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए ताकि आपको कभी ये भूले ना। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी जिसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम या अन्य आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग तैयारी कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। और ये आज का जो आर्टिकल है ये जो धर्म और कला और संस्कृति से जुड़ा आपका जो सब्जेक्ट है उससे आप लोग इससे जोड़कर ये आर्टिकल देख सकते हैं, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। वित्तीय संसाधनों के वितरण का विवाद। कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर लगाया आरोप
कि वित्तीय संसाधन के वितरण दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनकी मांग है कि उत्तरी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने के कारण वित्तीय संसाधनों में उनकी समुचित हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे में राज्यों के आर्थिक योगदान को स्वीकार कर वित्तीय असंतुलन को दूर करने और पूरे देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने से संबंधित इस मामले में समग्रता और समझौता होना चाहिए। अभी देख रहे हैं जो कर्नाटक में विधान परिषद में बिल पास हुआ था ना, उसे खारिज कर दिया गया था कि उसमें मंदिर के लिए कुछ निर्माण के लिए लाए गए थे बिल, उसी पे लेकर चर्चा चल रही है। 10 वर्षों में दोगुना हुआ परिवारों का मासिक उपभोक्ता खर्च। पारिवारिक उपभोग खर्च होने में कम लगी। गाँवों और शहरों की दूरी में कमी आई तो सुविधाओं को ज़्यादा लोग खर्च करने लगे। पहले देश में परिवारों का प्रति व्यक्ति आय मासिक घरेलू खर्च 2011-12 की तुलना में 2022-23 से दुगना अधिक हो गया है। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय द्वारा अगस्त 2022 में जुलाई 2023 के दौरान परिवारों के उपभोग खर्च सर्वे के जरिए सामने आई है। सर्वे में यह भी पता चला है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाके में पारिवारिक उपभोग पर होने वाले खर्च अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि पारिवारिक उपभोग पर होने वाले मासिक खर्च और शहरों और गाँवों के बीच अंतर में कमी आने लगी है। अभी आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिसे भी आप लोग जरूर देखिए। झांसा देकर भारतीयों को रूसी सेना में करा रहे थे भर्ती। भारतीयों को रूस भेजने में शामिल रैकेट पहुंच एजेंट का मास्टरमाइंड। सहायक के तौर पर नौकरी की बात कहकर युद्ध लड़ने के अनुबंध पर कराए गए थे हस्ताक्षर। अब देख रहे हैं कि जो यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है वो 2 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। तो उसी पे देख रहे हैं अभी ये चल ही रहा है, इसका कोई भी परिणाम जारी नहीं हुआ कि इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए। गाजा में जल्दी युद्ध विराम के संकेत। पेरिस में हो रहे वार्ता की उल्लेखनीय प्रगति, लेकिन कुछ समय के लिए रुकेगा युद्ध। इजरायल सेना ने विस्थापितों के बीच बचकर भागे रहे कई हमला लड़ाकों को पकड़ा। अब देख रहे हैं 7 अक्टूबर से ये चल रहा था ना, जो इजराइल और हमास का संघर्ष, इसी पे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और 7 अक्टूबर की शुरुआत इस पर तब हुई थी। और आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 7 अक्टूबर को ही जो हमास संगठन ने क्यों उस पर हमला किया था। और आपको याद है जो 7 अक्टूबर को इजराइल जो यहूदी धर्म के लोग हैं वो अपना एक महत्वपूर्ण पर्व सुकोत मना रहे थे, तभी हमास ने लगभग 500 मिसाइलों को इजराइल पे दागा था। तो उसी पे लेकर यह अब युद्ध काफ़ी अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो उसी पे उसको युद्ध विराम करने के लिए बहुत सारे संगठन, नाटो का भी संगठन हुआ, यूएन का भी, उसमें भी वार्ता हुई, लेकिन ये युद्ध का कोई अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है। कब तक युद्ध ये चलेगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन सकती है मरियम नवाज। अभी आपको बता दें 8 फरवरी को हुआ था ना पाकिस्तान में चुनाव, उसी पे लेके कुछ परिणाम जारी हो रहे हैं। अभी आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इस समय देख रहे हैं कि मैच व सीरीज जीतने में भारत ने 152 रन दूर। अश्विनी भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कुलदीप को 4 विकेट मिले। देख रहे हैं 4था टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड के साथ, उसी को लेकर चर्चाएं हैं। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। देश के पहले सैटेलाइट अर्थ स्टेशन का लोकार्पण हुआ। देश के पहले सैटेलाइट अर्थ स्टेशन का लोकार्पण 1972 में आज ही के तत्कालीन राष्ट्रपति पी.बी. गिरी ने किया था। यह एक बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के वार्धा के पास अरबी में स्थित अर्थ स्टेशन का नाम महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम सैटेलाइट अर्थ स्टेशन पर रखा गया था। ब्रिटेन के रॉबर्ट वाटसन ने पहली बार किया रडार का प्रदर्शन। रॉबर्ट वाट ने 1935 में आज ही के दिन पहली बार रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एवं रेजिंग का प्रदर्शन किया। रॉबर्ट वाटसन ने ऐसा रडार विकसित करने में मदद की कि जो एयरक्राफ्ट को पकड़ने में सकता। युद्ध में ब्रिटेन के हाथों जर्मनी में हार रडार में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन और जर्मनी का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें रडार ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी 1935 में जब युद्ध हुआ था। यह आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसको हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन आज और रहेगा कि जो
गाज़ा और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए ये दोनों ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए थे, और भारत ने अपने जो भारतीयों को वापस लाने के लिए, फिलिस्तीन से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी पशुपालन और फसलों की एक साथ खेती। चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें बढ़ते हुई फसलों और पशुपालन दोनों शामिल हैं। एशिया, कनाडा, रूस आदि में इस तरह की प्रथाएं आम है। इस प्रकार की खेती में अलग अलग परिपक्वता अवधि वाली फसलों को एक ही समय बोया जाता है और इस अभ्यास के लिए अच्छी वर्षा या सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।